हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स, उसका हम ये लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार का होता है, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल कैसा होता है। पहले इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम क्या है क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है और लास्ट आप जो एक्सरसाइज है आपकी 2.4, ये भी हम इसी वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ओके, तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज से पहले ये दो थ्योरम्स के रूप में दिए हुए, मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन समझा दिया है इन थ्योरम्स का। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रख सकते हैं, तो अगर हम p को डिवाइड करेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर q से, तो डेसिमल किस प्रकार का होगा। और जो इररेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर्स या रूट के अंदर डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट, उनका अगर डेसिमल निकाला जाए तो वो किस प्रकार का होगा। तो बच्चों, जितने भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब होता है पॉइंट के आगे कुछ डिजिट तक डिवाइड करने के बाद में डिवीजन खत्म हो जाएगा, फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो टर्मिनेट होना मतलब जो खत्म हो जाता है डेसिमल के बाद में कुछ फिक्स डिजिट के बाद में। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो खत्म ही नहीं होते, डेसिमल के बाद में डिवाइड कंटिन्यू करता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होने वाले डेसिमल्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना। ठीक, अब ये टर्मिनेटिंग जो है ये रैशनल नंबर्स के होते हैं, मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स है p अपॉन q के फॉर्म में, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके डेसिमल टर्मिनेटिंग आ जाएंगे। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये दो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NT, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, डेसिमल के आगे डिवीजन खत्म तो नहीं होगा, डिजिट्स आते जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई एक डिजिट या डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होगा, और जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं रिपीटिशन के कारण। ठीक है ना। तो इस प्रकार के डेसिमल्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और ये दूसरी जो कैटेगरी है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो ये टर्मिनेट होते और ना ही ये रिपीट होते। डेसिमल के बाद में अलग अलग डिजिट्स आते जाएंगे, कुछ भी इर्रेगुलर सीक्वेंस में आते जाएंगे, कोई पैटर्न नहीं होगा। समझ में आ गया। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो रिपीट होने वाले हैं ना, ये रैशनल नंबर्स ही होते हैं, और जो नहीं टर्मिनेट होते और नहीं रिपीट होते ये होते हैं इररेशनल नंबर। समझ में आ गया। तो बच्चों, रैशनल नंबर जो होते हैं उसके दो प्रकार के डेसिमल, या तो टर्मिनेटिंग होगा और या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी हम यूज कर सकते हैं, RECURRING, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना। ठीक, चलिए, तो अभी हमको नॉर्मली जो रैशनल नंबर्स है ना जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं उनके डेसिमल्स का पता लगाना होगा। ठीक है, तो आपको p अपॉन q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और आपको पता करना होगा बिना डिवाइड करे कि भाई वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इन दोनों में से किस कैटेगरी में आ गई, कैसे पता कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे स्टेप्स हैं, तो देखेंगे। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कि कैसे पता लगेगा कि कोई भी जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये नहीं पता लगेगा हमको, ये दोनों में हम फर्क कर सकते हैं। रैशनल में जो p अपॉन q के फॉर्म में जो हमारे फ्रैक्शन दिया जाएगा उसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और हम बिना डिवाइड करे चेक करने वाले हैं। तो स्टेप्स क्या है उसके देख लेते हैं। तो अगली एक्सरसाइज इसी चीज पे आधारित है, ठीक है कि नहीं, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो वी आर गिवन फ्रैक्शन p अपॉन q, तो हमको रैशनल नंबर दिया जाएगा p अपॉन q के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, आपको p और q के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। समझ में आएगा। p के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे और q को भी। तो फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ p एंड q। p का ऊपर लिख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, q का नीचे लिख लेना प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे दोनों। उसके बाद बच्चों सेकंड चीज ये इंश्योर करना है कि p और q को को प्राइम बनाना है। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। तो मतलब अगर ऊपर नीचे हमको कोई कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे, मान लो ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो काट देना उसको, ऊपर 5 है नीचे भी 5 है तो काट देना। तो कॉमन फैक्टर्स इरेज कर लेना, तो ऊपर p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। समझ में आ गया। तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो को प्राइम हो जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो मेक p एंड q को प्राइम। चलिए, को प्राइम बना दिया। तो को प्राइम कैसे बनाना है, द फ्रैक्शन शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो p अपॉन q को सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेना है और ज्यादा कटे ना हो सिंपल फॉर्म में। ठीक है ना। p एंड q शुड नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऊपर कोई फैक्टर p में दिखाई दे रहा है तो q में ना दिखे,
इस प्रकार से हमको देख लेना, तो कॉमन चीजें काट देना। ठीक, चलिए कोप्राइम हो गया, पी और क्यू। अब ऑब्जर्व द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर ना क्यू, इसके प्राइम फैक्टर्स पे नजर डालनी है। तो उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं ये निर्धारित करेगा कि हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, चलिए तो दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। क्यू के प्राइम फैक्टर्स पे यदि हम नजर डालें तो हमको दो संभावनाएं मिलेंगी। क्या संभावनाएं मिलेंगी आगे देख लेते हैं हम। पहला संभावना, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो डिनोमिनेटर था ना डिनोमिनेटर क्यू, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 और 5 के मल्टीपल्स में, मतलब 2m into 5n, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं हो। समझ में आया, केवल 2 और 5 हो। अकेले 2 हो तो भी चलेगा, अकेले 5 हो खूब सारे तो भी चलेगा, और 2 और 5 का मिक्स हो तो भी चलेगा। और जबकि m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब m और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कुछ भी हो सकती है, होल नंबर्स हो सकती है। तो m और n में से कोई सा भी 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए हमने q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उसमें 2 नहीं आ रहा, सिर्फ 5 ही आ रहा है। मान लो नीचे क्यूब में 125, तो 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5 का तो क्यूब हो जाएगा, और 2 नहीं है तो हम 2 कर देंगे। तो जो फैक्टर नहीं है वो हम पावर 0 लगा सकते हैं, तो 2 into 5 3। ठीक है, मान लीजिए नीचे डिनोमिनेटर में हमारा लिखा हुआ है सपोज 16, तो हम लिख देंगे 2 4, 5 नहीं है तो इंटू 5 मतलब समझ में आ गया, जो नहीं है ना वहां पे पावर 0 लगा देंगे, जो है उतनी पावर लग जाएगी। और दोनों ही है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ पावर लगा देंगे। समझ में आ गया, तो m और n हमारे 0 भी हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव संख्या होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अगर मान लीजिए जो डिनोमिनेटर q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2m या 5n इनके फॉर्म में होता है, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर इस फॉर्म में ना हो, मतलब 2m और 5m, मतलब 2 और 5 के सिवाय कोई दूसरा प्राइम नंबर भी नजर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 13 11 कुछ भी अलग एक भी दिख गया ना 2 और 5 के अलावा, तो वो हो जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, बार वाला होगा। समझ आ गया। सो इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट ऑफ द फॉर्म 2m into 5m, मतलब इसके सिवा कुछ और भी आएगा, वेयर m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो डेसिमल जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये दो चीजें, अगर इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर इसके बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू है इसके बराबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अलग अलग दो थ्योरम्स के रूप में दी हुई है आपकी एक्सरसाइज 2.4 से पहले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.4 से पहले आपके 3 एग्जांपल हैं, और एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, 4 या 5 पार्ट आई थिंक। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, वो जो एग्जांपल्स हैं उसको पार्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसके साथ ही इंक्लूड कर दिया, तो इसके पार्ट मैंने बढ़ा दिया संख्या। समझ में आ गया। तो ये जो शुरू के 1 2 3 हैं ये हमारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल मिलेंगे, और आगे वाले जो है पार्ट 5 वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो टोटल 8 शो किए मैंने। ठीक है, तो देख लेना वो सारे कवर हो रहे हैं हमारे। तो एग्जांपल्स ना लेकर के मैंने क्वेश्चन 1 में इंक्लूड कर दिया। चलिए, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए वास्तव में, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर है अपॉन में दिया जाएगा, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर जो है उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये दोनों कैटेगरीज में से कौन सा आ रहा है। तो अभी जो मैंने स्टेप्स बताए वही करने हैं हमको। तो जो भी फ्रैक्शन दिया इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, तो लेट पी अपॉन क्यू हमारा ये फ्रैक्शन है। चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 17 हमारा प्राइम नंबर है, ऐसा कैसा, और 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब। अच्छा 2 का क्यूब है, 5 नहीं है ना यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 5 तो बच्चों नीचे वाला क्यू देखो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है भाई, नीचे 2 और 5 है, ऊपर कहीं नहीं है 2 और 5, तो काटने की सवाल नहीं है। ठीक है, ऐसा कैसा रह जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो को प्राइम भी हो गए। अब हमको देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो क्यू होता है नीचे वाला, तो नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 और 5 है, तो ये 2m और 5n के रूप में हो गया, तो m तो हमारा 3 है और n हमारा 0 हो गया। समझ में आ गया। और ये नॉन जीरो ही है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही। ठीक, तो वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन q का जो है वो 2m और 5n के फॉर्म में है, तो देखो ये ऊपर दिख रहा है नहीं वाला, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो देयरफॉर इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा अगर कुछ अलग आ जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता। चलिए सेकंड वाला पार्ट, p by q इक्वल टू 64 अपॉन 455। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप करके देख लेना, 64 होता है 2 2 2 2 2 6 बार इंटू करने से आएगा, तो 2 और 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 7 into 13 होता है। कुछ भी कॉमन नहीं, ऊपर 2 ही अकेला, यहाँ 2 कहीं नहीं है, तो कुछ कट नहीं सकता। ठीक है, मान लो नीचे 2 का स्क्वायर आ जाता, तो ये 2 का स्क्वायर 2 बार काट देते, ऊपर
दो 2 कट जाते तो 2⁴ बचता है ऊपर। तो कॉमन चीजें काट लेना को प्राइम बनाने के लिए, समझ आएगा। ऊपर नीचे कुछ भी दिखे, नीचे अगर 2 बार 2 दिखता है तो ऊपर भी 2 बार कट जाते, 2 तो 2⁴ ही बचता। क्लियर? फिलहाल यहाँ आवश्यकता नहीं है, को प्राइम है ऑलरेडी। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू नीचे वाले लिख देंगे 5 7 13। और अब यहाँ देखो बच्चों, अकेले 2 और 5 ही नहीं दिख रहे हमको, और भी चीजें दिख रही है। 5 दिख रहा है हमको, 7 और 13 फालतू चीजें दिख रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n, सिर्फ इसके रूप में ये नहीं है। नहीं है तो डेसिमल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, और m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है? ये हमारा आ गया सेकंड पे। एक एक सैंपल आ गया। अब इन्हीं दो तरह के आएंगे भाई, इस फॉर्म में होगा टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ब्रैकेट में हमेशा लिखना है m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? चलिए, सेम चीज है। अगला देखो, p बाई क्यू मान लिया हमने 125 बाई 441। बच्चों 125 होता है 5 का क्यूब लिख दिया, और 441 21 का स्क्वायर होता है। 21 में होता है 7 3 जा, तो 7 3 दो बार आएगा क्योंकि 21 into 21 है, तो 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये आ गया। क्लियर है? अब कुछ भी कॉमन नहीं, ऊपर तो 5 और नीचे 3 और 7 है। चलिए, तो को प्राइम है ऑलरेडी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का लिख दिया नीचे वाला 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 और 5 तो दिख ही नहीं रहा हमको, तो सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n, देयरफॉर और m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है? अगला 15/1600। 15 होता है 3 5 जा, 1600 होता है बच्चों ये रहा। आप करके देख लोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं? क्योंकि 16 into 100 कर सकते हैं, 16 हो जाएगा 2⁴, और 100 को ले सकते हैं 25 4 जा, तो 25 का तो 5 का स्क्वायर, और 4 मतलब 2 का स्क्वायर और आ गया, तो 2 का स्क्वायर और ये 2⁴ 16 2�6 हो गया। इस प्रकार से हम ओरली निकाल सकते हैं। कुछ भी कॉमन यहाँ पे देखो 5 दोनों जगह दिख रहा है, तो एक एक 5 काट देंगे, तो ऊपर तो एक ही बार 5 है, नीचे 2 बार है। एक एक बार कट जाएगा तो ऊपर से तो कैंसिल हो गया, और नीचे एक ही 5 बचेगा, तो 5:1 कर दिया मैंने, ऊपर का 5 कैंसिल हो गया, तो 3 सेम टू सेम, 2⁶ सेम टू सेम, एक एक 5 कट गया तो ऊपर से हट गया और नीचे 5:1 आ गया। ठीक है? तो अब को प्राइम हो गया, समझ में आएगा, तो यहाँ काटना पड़ा, तो ऊपर नीचे सेम फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। अब देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो नीचे वाला सिर्फ 2⁶ और 5:1 दिख रहा है। अगेन सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल्स के रूप में दिख रहा है, और यहाँ पे देखो m हमारा 6 हो गया, n हमारा 1 हो गया। तो सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड 5n, तो देयरफॉर ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए अगला, p by q इक्वल टू 13/3125। 13 हमारा प्राइम नंबर है, 3125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5:5, 5 बार 5 से कटेगा ये। ठीक है कि नहीं? क्या कुछ भी कॉमन नहीं है तो को प्राइम ही है ऑलरेडी। तो बच्चों 13 ऐसा कैसा, 5:5 ऐसा कैसा, यहाँ 2 नहीं दिख रहा तो हम 2:0 लगा सकते हैं। अकेले 5 दिख रहे हैं तो दूसरा 2:0 लगा सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q कैन बी रिटन एज 2:0 into 5:n। अगेन दिस कैन बी ऑफ द फॉर्म 2:m into 5:n, और m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म में आ गया तो देयरफॉर इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस फॉर्म में नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए अगला, p upon q इक्वल टू 23/2⁵ into 5 का स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हो, तो 23 तो प्राइम नंबर ही है, और ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है, और को प्राइम भी है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो सीधा ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेंगे q का, तो हमको पूरा करने की जरूरत नहीं थी। तो सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या दिया है, 2 का क्यूब into 5 का स्क्वायर, तो देखो ये सिर्फ 2 और 5 ही दिख रहे हैं, ये m और n हो जाएगा। ठीक है? तो ये 2:m into 5:n के फॉर्म में हो गया, वेयर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर क्योंकि 2:m और 5:n के रूप में है तो क्या हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 2 और शायद आपके इसके पार्ट्स होंगे, 4 और। चलिए सेवंथ, p by q 17/6 है, तो 17 हमारा प्राइम नंबर, 6 को लिख दिया 2 into 3। तो बच्चों देखो 2 और 5 के अलावा 3 भी दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इसका जो 2 into 3 आया, तो 2 तो ठीक है 2:m, लेकिन 5:n के फॉर्म में नहीं, 5 तो नहीं है ना यहाँ पे, तो देयरफॉर हम क्या कर देंगे, मतलब हम 5:0 भी ले सकते हैं, बट 3 फालतू आ रहा है, तो 3 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2:m into 5:n, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा ये। अगला 8 का, p by q इक्वल टू 129/2:2 5:7 7:5। तो बच्चों 129 को अगर फैक्टराइज करें तो 3 into 43 आता है, और ये दोनों ही हमारे क्या प्राइम नंबर्स हैं, और नीचे सेम टू सेम, तो कुछ कटेगा नहीं, देखो 3 नीचे कहीं नहीं है, 43 कहीं नहीं है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये नीचे q के प्राइम फैक्टर्स ये के आ जाएंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q 2:2 5:7 7:5। तो बच्चों 2 और 5 के अलावा देखो ये 7:5 आ गया, तो सिर्फ 2:m और 5:n के रूप में नहीं है, फालतू चीज 7 की पावर आ रही है 5, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, और m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं।
35/50 अगला, 35 को 7 5 जा ले सकते हैं और 50 होता है 25 2 जा तो 2 ये रहा और 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 5 कॉमन है तो ऊपर से एक 5 कटेगा, नीचे से भी एक कटेगा, तो ऊपर तो 5 हट गया तो 7 बचा और नीचे सिर्फ 2 into 5 बचा, तो इन दोनों की पावर 1 1 लगा सकता हूँ। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 raised to 1 और 5 raised to 1 और 1 1 मतलब m और n आ गया ये, तो ये 2 raised to m और 5 raised to n के फॉर्म में है और m n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका वो टर्मिनेटिंग होगा। अगला वाला 7 प्राइम नंबर ऐसा कैसा, 80 होता है 16 5 जा 5 ऐसा कैसा और 16 होता है 2 raised to 4, कॉमन कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी प्राइम है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का सेम हो गया 2 raised to 4 5 raised to 1, ये देखो 2 raised to m और 5 raised to n के रूप में 2 और 5 ही तो है, तो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 प्लस एग्जांपल इंक्लूडेड। तो मेरे ख्याल से आपके इसमें मेरे ख्याल से 6 पार्ट थे एक्सरसाइज में और एग्जांपल में 4 थे, दोनों को इकट्ठा करके मैंने 10 यहाँ के यहाँ शो कर दिया, कंप्लीट हमारे एग्जांपल्स के साथ आ गए। अभी क्वेश्चन नंबर 2, राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। नीचे रैशनल नंबर दिए आपको, ठीक है, मतलब अपॉन में दिए जाएंगे, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, कर लेंगे जी डेसिमल, बिना डिवाइड करे करना है, एंड चेक वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट, और फिर हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। बहुत जरूरी चीज, ध्यान से देखेंगे, बिना डिवाइड करे कैसे डेसिमल निकालना है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं हो कैसे पता लगेगा। चलिए, तो नॉर्मली टर्मिनेटिंग जो होते हैं ना बच्चों, उन्हीं का हम डेसिमल इस प्रकार से बिना डिवाइड कर निकाल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं निकाल सकते। ठीक, चलिए, तो P अपॉन Q जो है हमने मान लिया 13/125, प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, पहला स्टेप हुई, तो 13 का 13 नीचे 5 का क्यूब आ गया। अब बच्चों ध्यान देना, अगर नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही दिखाई दें तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल, है ना, और टर्मिनेटिंग का हम बिना डिवाइड करके कर सकते हैं। तो ध्यान देना, नीचे आपको 2 और 5 जो है ना वो सेम पावर के साथ चाहिए। अब देखो यहाँ पे 5 का क्यूब है तो 2 तो नहीं है, यहाँ पे 2 raised to 0 लिखेंगे हम, 2 नहीं है तो हमको 2 का भी क्यूब ही लाना है नीचे, मतलब समझ में आएगा, जितने बार 5 है ना उतने बार 2 रखना है। तो बताओ नीचे साथ में 2 कितनी बार आना चाहिए, बराबर कर लेना, क्यों करना भी समझ में आ जाएगा। तो नीचे हमको 2 का क्यूब चाहिए, तो अब अकेले नीचे नहीं लगाएंगे तो ऊपर भी लगा देंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्यूब, 2 क्यूब समझ में आएगा, जितना बार 5 है उतनी बार 2 चाहिए, दोनों की संख्या बराबर करनी है। तो 2 का क्यूब से इंटू भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और सेम नंबर से इंटू डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कट के बन ही आने वाला था, और किसी भी नंबर को 1 से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर आता है आंसर। ठीक है, चलिए ये कर दिया। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना, 13 और 2 का क्यूब 8 होता है, 13 8 104, ऊपर तो सॉल्व कर लेना, नीचे ध्यान देना, ये 5 का क्यूब ये 2 का क्यूब, दोनों का पावर बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं 5 into 2 का इकट्ठा ही क्यूब, और 5 2 10 होता है तो 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता है बच्चों 1000 लिख दिया। 104 को 1000 से डिवाइड करना ओरल है, 3 के बाद बिंदु लग जाएगी, तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.104 हो गया, और डेसिमल खत्म हो गया, तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? तो ऊपर से देखते ही पता लग रहा है टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगला भी सेम टू सेम, P अपॉन Q है 14588, ऊपर छेड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो पहली बात तो ऊपर ऑड है नीचे इवन है, तो कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं, को प्राइम ही ऑलरेडी, ऑड इवन कभी कटते नहीं आपस में। ठीक है, चलिए, तो अभी 14588 और नीचे 625 होता है 25 का स्क्वायर, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 2 बार आएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5 raised to 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ऊपर नीचे किससे इंटू कर सकते हैं हम? 2 raised to 4 से, क्योंकि देखो यहाँ 5 जो है 4 बार है, 4 टाइम्स इंटू करना है, उतनी बार 2 लेना है, जितनी बार 5 उतनी बार 2 लेना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 raised to 4, जैसे यहाँ क्यूब था तो 2 का क्यूब और ले आए, 5 raised to 4 है तो 2 raised to 4, 2 raised to 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो देखो P by Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14588 अपॉन 5 raised to 4 इंटू 2 raised to 4 बाय 2 raised to 4, तो ये दोनों का रेशियो 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर इंटू कर देना, 2 raised to 4 16 होता है, तो 16 को इससे इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो ये आएगा 233408, और नीचे देखो 5 raised to 4, 2 raised to 4 को इंटू करेंगे तो 5 into 2 का इकट्ठा ही पावर 4 लगा दिया, 5 2 जा हमेशा 10, ऊपर भी हो गया था, तो 10 raised to 4 का मतलब होता है 10,000, तो 233408 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 0 4 का पॉइंट लगेगा, तो 23.3408, और डेसिमल खत्म हो गया, देखो पॉइंट के आगे फिक्स 4 डिजिट है, आगे कुछ चल नहीं रहा, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। समझ में आ गया? ऐसी चलो ये देखो, तो P by Q इक्वल टू 49 अपॉन 500, 49 7 का स्क्वायर होता है, लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये होता है बच्चों 550 इंटू 10, ठीक है, 50 होगा 2 इंटू 25 और ये होगा 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 का क्यूब इंटू 4,
125 4 जाओ तो 4 होता है 2 का स्क्वायर और 125 होता है 5 का क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब करने के बाद में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा फैक्टर्स, क्योंकि देखो ऊपर ये 7 का स्क्वायर है तो 7 नीचे से नहीं कटेगा, छोड़ देना। तो ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि देखो 2 और 5 के मल्टीपल्स के रूप में है। तो अब ऊपर और नीचे मुझे किससे इंटू करना है? देखो मुझे 2 और 5 की संख्या सेम रखनी है, तो यहाँ 5 तो 3 बार है, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो कितने की कमी रहेगी? एक 2 की कमी रहेगी, क्योंकि 2 का क्यूब चाहिए, बराबर लाना है दोनों को। 2 का क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने के लिए मेरे को एक ही 2 की कमी है, तो जो भी बराबर ना हो वो उससे ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे। तो देखो 5 का क्यूब है तो 2 का क्यूब होना चाहिए था, तो 2 का क्यूब बनाने के लिए एक 2 की कमी है, तो मैं ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो देखो ये सेम टू सेम है और 2/2 कर दिया, तो 49 2 ऊपर तो इंटू कर लेना, 98 आ जाएगा ऐसा कैसा। और ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, दोनों को इकट्ठा कर देंगे, 2 इंटू 5 का क्यूब और 2 5 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, 98 अपॉन 1000 आ गया बच्चों। 3 का पॉइंट किसके जाएगा? राइट साइड से, लेफ्ट में जाएगा, तो 1 2 और एक 0 लगा देंगे तो 0.098 आ जाएगा। और क्योंकि डेसिमल खत्म हो गया, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला बच्चों उल्टा क्वेश्चन है, यहां फ्रैक्शन दिया था, डेसिमल निकालना था, अगला डेसिमल दिया है और शक्ल देख के बताना है कि वो जो डेसिमल है ना वो रैशनल है कि नहीं है। तो मैंने बता रखा है आपको, अगर डेसिमल खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या बार वाला हो, रिपीट हो रहा हो तो रैशनल है, और अगर ना खत्म हो रहा हो, ना रिपीट हो रहा हो, चालू है, तो वो इरेशनल। ठीक, तो स्टेट वेदर फॉलोइंग डेसिमल्स आर रैशनल और नॉट। पहले तो बताना जानकारी रैशनल है कि नहीं है। चलिए अगर रैशनल निकले, इफ रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और अगर रैशनल हो और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जो कि लिखा ही जाएगा ऑफ कोर्स, देन व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? सीधी बात है, अगर टर्मिनेट भाई अगर रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद भी जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स है वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग हुआ डेसिमल तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स 2m into 5n के रूप में होंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो प्राइम फैक्टर्स जो क्यू के हैं वो क्या है? 2m और 5n के रूप में नहीं होंगे। क्लियर? तो ये भी हमको स्टेट करना है। चलिए आगे चलते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, ये हमको डेसिमल दे दिया, देखो 0.12, फिर एक बार 0, फिर 12 दो बार 0, 12 तीन बार 0, 12 चार बार 0 एंड सो ऑन। और आगे डेड एडेस लगा हुआ है, मतलब ये चालू है, खत्म तो नहीं हो रहा। अच्छा रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो 12 12 12 नहीं आ रहा, जीरो की संख्या एक एक बढ़ती जा रही है, 1 0 2 0 3 0 4 0। तो ये है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये इररेशनल नंबर है। समझ में आ गया? सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एंड इट इज एन इररेशनल नंबर। तो रेशनल ये नहीं है। समझ में आ गया? ओके, तो हमको बताना है क्यू के प्राइम फैक्टर्स कब, जब वो रेशनल। तो ये तो रेशनल है नहीं है, इरेशनल, तो यही बात खत्म हो गई। अगला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चों देखो 9 के आगे मामला खत्म हो गया, ऊपर बार लगा नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 9 डिजिट के खत्म हो गया, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया वो रेशनल नंबर होगा। समझ में आ गया? बट टर्मिनेटिंग और बार वाले दोनों रेशनल होते हैं, तो इट इज ए रेशनल नंबर एंड हैज द फॉर्म पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसमें क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स है ना नीचे वाले के, वो 2m और 5n के रूप में होते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इक्वल टू 2m into 5n, और m और n हमारे नॉन एंड नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और तीसरा केस इन्होंने दिया है, देखो 27.142857, ऊपर बार लगाया हुआ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ये भी रैशनल ही होता है। तो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर एंड इट आल्सो हैज द फॉर्म p अपॉन q। तो बच्चों तीनों सैंपल दे दिए, ये इरेशनल दे दिए, ये दोनों रैशनल। रैशनल में से एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे होंगे? 2m into 5n के रूप में नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n, और m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? चलिए अब बच्चों हम चालू करने वाले हैं, ये हमारे सारे के सारे एक्सरसाइज के 2.4 के सारे क्वेश्चन और उससे पहले के एग्जांपल सब कवर हो गए हमारे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 बच्चों, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 20 में से कुछ लास्ट के 19 और 20 वो इजी है, वो पहले डिस्कस कर चुका हूं एक्सरसाइज में। इरेशनलिटी कैसे प्रूव करनी है, चाहे वो अपॉन में हो चाहे वो सीधे हो। देन जो 20th क्वेश्चन है आपका वो एक्सरसाइज 2.4 में शामिल हो चुका है। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, जस्ट ऐसा ही जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ये वाला, इसके जैसा है क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 19 तो 20 इजी है, बचे हमारे 1 से लेकर 18 तक करने। अब यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, सारे कवर करूंगा मैं 1 से 18। तो आपके शुरू के 1 से लेकर के
जो 13 तक क्वेश्चन है और उसके आगे एक दो और, ये मैं लास्ट की 4 स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वाली स्लाइड्स आएंगी ब्लैक कलर की, और मीनवाइल मैं आपको बीच-बीच के जो बड़े-बड़े क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ, और जो छोटे-छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल मल्टीपल चॉइस वाले जिनके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे सिंपल वाले, पहले बड़े वाले कर रहे हैं। ठीक है, कवर सारे होंगे 18 के 18 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, समझ में आ गया? बस सीक्वेंस आगे पीछे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चंस लिख दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। मतलब दो लगातार अगर हम पॉजिटिव संख्या ले लें और उनको इनटू कर दें तो 2 से डिवाइड होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो मान लेते हैं जो दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर से लगातार एक x है और एक x प्लस 1 है, क्योंकि एक नंबर जोड़ते ही हमारा अगला नंबर आ जाता है, समझ में आ गया? इफ वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द कंसेक्यूटिव नंबर। क्लियर है? चलिए, तो अगर मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, सपोज 5 है तो एक जोड़ दो 6, 6 लेता तो 7, 8 लेता हूं तो 9, समझ गया? तो लगातार दो नंबर में एक x है तो एक हमारा x प्लस 1 होगा, कंसेक्यूटिव हो गया। चलिए, तो इनका प्रोडक्ट बताओ, x इंटू एक्स प्लस 1, तो इनको इंटू कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हमको क्या शो करना है, ये जो प्रोडक्ट है ना ये 2 से डिविजिबल है, ये साबित करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट ये जो प्रोडक्ट है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज डिविजिबल बाय 2। ओके, चलो अब मुझे बताओ ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा 2 से, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई हमारा x ऑड है कि इवन है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब मुझे बताओ, हमने x कोई भी नंबर ले लिया तो भाई ये ऑड भी हो सकता है और ये इवन भी हो सकता है। मान लो मैं x 4 ले लूं, इवन है, मान लो मैं x 5 ले लूं तो ऑड है। आगे समझ, मैं कुछ भी तो ले सकता हूं ना x, तो हमारी दो संभावनाएं बनती हैं। देयर आर टू पॉसिबल केसेस, x कैन बी ऑड, x कैन बी इवन। पहले मैं ऑड से प्रूव करने जा रहा हूं कि अगर x ऑड होगा तो x स्क्वायर प्लस x क्यों इवन नंबर होना चाहिए, क्यों डिविजिबल होगा 2 से, और फिर एक बार मैं x इवन ले लूंगा तो भी क्यों 2 से डिवाइड हो जाएगा। बारी बारी करेंगे, तो पहले मैं ले रहा हूं केस ए, x इक्वल टू ऑड और प्रोडक्ट हमारा x स्क्वायर प्लस x। क्लियर है? चलिए, तो केस ए ले लिया हमने, देखो ध्यान से x इक्वल टू ऑड है। अब यहां देखेंगे ध्यान से, अगर x एक ऑड संख्या है 2 से डिवाइड किया जाए वी विल हैव सम क्वोशिएंट q रिमाइंडर r, और ऑड संख्या है तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, और 2 से डिवाइड करने पर जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स वो 0 और 1 ही बचते हैं। भाई 2 से डिवाइड करेंगे ना तो आइडियल के अनुसार रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के 2 से कम तक, तो 0 और 1 ही बचेंगे। और क्योंकि ऑड नंबर है और ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 तो नहीं आ सकता, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो r कैन नॉट बी 0 मतलब r सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा। तो ध्यान देना रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए। तो जो हमारा x है डिविडेंड और डिवीजन 2 इनमें ईडीएल लगाएंगे, अप्लाइंग ईडीएल टू x एंड 2, x एंड 2। ठीक है, वी गेट तो x इक्वल टू 2q प्लस r, 2q प्लस r, r हमारा 0 और 1 हो सकता है बट क्योंकि x ऑड है r कैन नॉट बी 0, 0 नहीं होगा तो सिर्फ 1 होगा, तो देयरफॉर x क्योंकि ऑड है तो रिमाइंडर हमारा 1 ही बचेगा, तो 1 इसमें पुट कर देंगे तो x आ गया 2q प्लस 1। ये क्लियर है? x आ गया 2q प्लस 1। ठीक है, चलिए x आ गया 2q प्लस 1। अब यही चीज मैं लग गया तो इवन के साथ ही बता दूं, अगर हमारा ये x इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड किया कि विल हैव सम क्वोशिएंट q रिमाइंडर r, और क्योंकि इवन नंबर है तो इवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है 2 से, तो रिमाइंडर इस बार 0 आएगा। तो वो जो पॉसिबल 0 और 1 थे दो रिमाइंडर, इस बार क्योंकि x हमारा इवन है तो रिमाइंडर विल बी 0, 0 हो गया तो वही x इक्वल टू अप्लाई करना है आइडियल, x और 2 में सेम स्टेप है। तो x हमारा इवन है तो रिमाइंडर 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो x इक्वल टू 2q प्लस 0, x इक्वल टू 2q प्लस 0 मतलब 2q आ गया। तो बच्चों दोनों जगह x की वैल्यू आ गई, x अगर ऑड होता है तो x की वैल्यू 2q प्लस 1 ही होती है, x इवन होता है तो x की वैल्यू बच्चों 2q प्लस 0 मतलब 2q होती है। अब ये दोनों वैल्यू जो है ना x की अलग अलग हमको रखनी है उस प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट आया था हमारा x स्क्वायर प्लस x, पीछे वाले में दिखा दो एक बार और, ये देखिए प्रोडक्ट आया था ना x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें ये x की वैल्यूज रखनी है अपने। चलेंगे तो x स्क्वायर प्लस x में वैल्यू भरनी है एक बार ये, और इवन वाले में 2q। चलिए x स्क्वायर प्लस x ये प्रोडक्ट है इज इक्वल टू x की जगह लिखना है 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर ये रहा, और आगे प्लस में x है तो प्लस में 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1 ऐसा कैसा लास्ट में आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2q का होल स्क्वायर करेंगे तो 4q स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये रहा, और 2ab 2 इंटू a मतलब 2q इंटू b मतलब 1, ये हो जाएगा 4q। ये 4q हो गया, 4q में 2q जोड़ दिया आगे वाला तो 6q हो गया, तो ये आ गया 6q। ये 1 का स्क्वायर तो 1 और ये एक और 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हमने 2 जोड़ दिया, समझ में आ गया। तो 4q स्क्वायर प्लस ये इकट्ठा मिला के 6q हो गया, और ये 1 और 1 2। ये क्लियर है स्टेप? अब ये स्टेप क्लियर है तो इसमें सब में 2 कॉमन ले सकते हैं ना, हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा इधर 2q स्क्वायर बचेगा, इधर 3q बचेगा, इधर 1 बचेगा, और आगे कुछ नहीं है तो प्लस में मैं 0 लिख सकता हूँ। तो देखो इस पूरी चीज को
अच्छा, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये बच्चों इंटीजर है, 2q² प्लस 3q प्लस 1, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, 3 को मैं q भी एक इंटीजर ही है, तो 3q भी एक इंटीजर होगा, 2q² भी इंटीजर, 3 इंटीजर को जोड़ूंगा तो एक और इंटीजर आएगा, लेट दैट न्यू इंटीजर भी m, तो उसको लिख सकते हैं 2m प्लस 0। क्लियर है? अब m क्या है हमारा, हमने लिख दिया वेयर m इज इक्वल टू 2q² प्लस 3q प्लस 1, ये एक इंटीजर है। यहां समझ में आ गया? तो बच्चों फाइनली हम कहां पहुंचे, x² प्लस x इज इक्वल टू 2m प्लस 0। तो इसका मतलब ये है, इसकी तुलना करनी है हमको, देखो a बराबर bq प्लस r, जो ईडीएल का हमारा स्टेटमेंट है, a बराबर bq प्लस r, तो ये a है, a बराबर bq प्लस r, तो a मतलब ये, इसको मैं डिवाइड करूं b मतलब 2 से, तो क्वोशिएंट आएगा m और रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका मतलब x² प्लस x, जो कि a की जगह, देखो a डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया हमारा, इसको bq, b डिविजर है, तो देखो डिविजर हमारा 2 है, तो 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आएगा m, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसको तुलना किया हमने a बराबर bq प्लस r, तो क्या पता लगा, x² प्लस x, ये a x² प्लस x व्हेन डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो भैया x² प्लस x को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो x² प्लस x 2 से डिविजल हुआ ना, तो देयरफॉर x² प्लस x इज डिविजिबल बाय 2, ये तो साबित करना था हम, ठीक है। चलो इवन में क्या आया था हमारा, x बराबर 2q आया था, 2q प्लस 0 था तो 2q आ गया, 2q रख देंगे इसमें, x² प्लस x में यहाँ पे 2q का होल स्क्वायर प्लस 2q, तो 2q का होल स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया 4q² प्लस 2q, और इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, अगेन 2 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 2q² प्लस q बचेगा, आगे कुछ नहीं है तो प्लस का 0, और ब्रैकेट वाली चीज को दोबारा m मान लेंगे, तो ये आ गया 2m प्लस 0, m हमारा इंटीजर है, 2m प्लस 0। अब मुझे बताओ इसको दोबारा तुलना करनी है, m हमारा लिख देंगे, m बराबर क्या है 2q² प्लस q, ये हमारा m मान लिया, तो x² प्लस x बराबर 2m प्लस 0, तो ये a बराबर bq प्लस r, इससे तुलना कर लेंगे, तो b हमारा 2 है और a हमारा x² प्लस x है, और रिमाइंडर हमारा 0, मतलब x² प्लस x को डिवाइड किया जाए 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, और इससे साबित होता है कि x² प्लस x क्या है, डिविजिबल है किससे, 2 से। तो दोनों केसेस में हमने प्रूव कर लिया, अगर x ऑड होता है तो भी x² प्लस x डिवाइड होगा 2 से, इवन होता है तो भी डिवाइड होगा 2 से। क्लियर है? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ी संख्या निकालो, तो बड़ी से बड़ी संख्या HCF होती है, विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो कि इसको डिवाइड करती है तो रिमाइंडर 5 देती है, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 देती है। चलिए मान लो जो नंबर हमको ढूंढना है वो x है, x इज द रिक्वायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, 2053 को अगर x डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचता है, क्वेश्चन कुछ भी आएगा क्यों, और 967 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचता है, क्वेश्चन सपोज अलग है क्यू डैश। क्लियर है दो चीज, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब मुझे बताओ ये 5 क्यों बचा, क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो अगर ये एक्स्ट्रा मैं इसमें से घटा दूं तो नहीं बचेगा, तो इसका मतलब नहीं बचेगा, तो ये 5 अगर इसमें से कम कर दूं, 2053 में से 5 घटा दूं तो 2048 बचेगा, तो अगर 2048 को डिवाइड करूं x से तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, 5 जो एक्स्ट्रा पहले ही घटा दूं तो फिर पूरा डिवाइड जाएगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x विल डिवाइड 2053 में से 5 कम कर लो, मतलब 2048 कंप्लीटली। समझ में आ गया? x जो है इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा, 5 फालतू छोड़ रहा है, फालतू हटा दो, तो 2048 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तो मतलब 2048 का फैक्टर हुआ x, पूरा डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से x इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 7 छोड़ रहा है, 7 हटा दो, 960 को पूरा करेगा, तो x विल डिवाइड ये मतलब 960 कंप्लीटली, और x 2048 को पूरा डिवाइड करेगा, 960 को पूरा डिवाइड करेगा, दोनों को करेगा तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, और बड़े से बड़ा भी है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। समझ में आ गया? तो x इज HCF ऑफ 2048 एंड 960। समझ में आ गया बच्चों? HCF निकालना सीखा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं, तो 2048 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए, 2 को काटा, 2 से काटा तो 1024 आएगा, आधा कर दिया 2048 का, 2 से काटा तो 512, 2 से काटा 256, 2 से काटा 128, फिर 2 से डिवाइड किया 64, 2 से किया 32, 16, 8, 4 एंड 2, तो बच्चों 11 बार 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, तो 2 रेज़ टू 11, तो 960 को 2 किया तो 248 से होता है 96, 480, 2 240 जा 2 120 60 30 15 15 आ गया, और फिर 3 5 जा, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू 6 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? HCF निकालना है, तो HCF में हम सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं, तो कॉमन सिर्फ 2 ही आ रहा है, दोनों में 2 है ना, तो 2 लिख दिया, और H हाईएस्ट, तो उल्टा लोएस्ट पावर लगानी, तो लोएस्ट पावर बताओ 11 और 6 में से 6 है तो 6 लगा दिया, और 2 रेज़ टू 6 होता है बच्चों 64,
तो हमने HCF निकाल लिया 64 और यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, क्योंकि 2053 को डिवाइड करें तो 5 छोड़ेगा रिमाइंडर, 967 को डिवाइड करें 64 तो 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। क्लियर है? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। एग्जांपल में आपके दिया था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स ये एंड ये लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो वहां दोनों में बस रिमाइंडर सेम था, यहाँ अलग अलग है रिस्पेक्टिव। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट प्लस 5 कंपोजिट नंबर्स है। तो ये ऊपर वाली चीज और ये क्यों कंपोजिट नंबर है, याद दिला दो। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो साबित करना इन दोनों के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। चलिए तो पहला ये था 7 11 13 का प्रोडक्ट प्लस 13। बच्चों ये इनटू में एक चीज है, ये अलग है। इन दोनों ही में 13 है, कॉमन ले लें, बाहर निकाल लिया 13, इस समूह से भी इससे भी। इधर से 13 बाहर निकाला तो ब्रैकेट में 7 into 11 ही बचेगा, प्लस इधर से बाहर निकाल लिया कुछ नहीं बचा 1, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो। 7 11 से 77, 77 में 1 जोड़ा 78। बच्चों 78 को मैं और तोड़ के ले सकता हूँ, 2 39 जा। तो हमने पाया ये जो पूरी संख्या है, देखो उसको 3 फैक्टर तो यहाँ दिख ही गए, 13 2 और 39, और भी तोड़ सकते हैं, 3 13 जा कर देंगे तो 13 और 2 और 39, और साथ में 1 भी ले सकते हैं, इनटू में 1, तो 3 फैक्टर हो गए। तो 2 से तो ज्यादा ही हो गए, और 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही समझो कंपोजिट हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 3 तो ये दिख गए हमको, 1 भी लगा सकते हैं चौथा। तो सिंस द अबव नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर हो गए, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। बहुत सारे फैक्टर जरूरत नहीं निकालने की, 2 से ज्यादा 3 दिखा दो, कंपोजिट हो गया सीधा। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहां करना है। 7 6 5 4 3 2 1 तक का प्रोडक्ट है प्लस 1। बच्चों इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कॉमन निकाल लिया। तो इस लिस्ट में से सारा लिख देंगे 5 को छोड़ करके, 7 6 5 छोड़ देंगे, 4 3 2 1 प्लस ये 5 निकल गया तो 1 बचेगा। इसको इनटू कर लेंगे ना सबको, तो 1008 आएगा, और ये आगे 1 है, ऐड किया 1009, तो 5 बाहर है, 1009 ये ब्रैकेट हो गया, और इनटू 1 तो हम लगा ही सकते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखो 3 फैक्टर तो ये दिख गए, ये जो पूरा नंबर इसका एक फैक्टर 5 है, 1009 है, एक 1 है, 1 सबका ही होता है, तो 3 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब कंपोजिट। The above number has more than 3 factors, therefore it is a composite number. चलिए हमारा अगला 18th क्वेश्चन है। बच्चों आई थिंक ये मैंने पहले भी क्लास में आपको करा दिए थे, कोई बात नहीं, एक बार और समझ लेते हैं। A rectangular porch is of dimensions 18 meter 72 centimeter and 13 meter 20 centimeter. Rectangular पोर्च है गाड़ी खड़ी करने के लिए, डायमेंशंस जिसके लेंथ और ब्रेड्थ, तो बड़ा वाला 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लेंथ है और ये ब्रेड्थ। तो बच्चों 18 मीटर 72 सेंटीमीटर ये लेंथ है। अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसको छोटी वाली यूनिट सेंटीमीटर में कर रहा हूँ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर, तो 1800 सेंटीमीटर ये और 72 ये, तो 1872 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब इकट्ठा कर लेना दोनों को। इसी प्रकार से 13 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर में कर लिया, लंबाई है 1872 और चौड़ाई है 1320 सेंटीमीटर। क्लियर लेंथ ब्रेड्थ? ओके। कह रहा है कि इस पोर्च पे स्क्वायर टाइल लगानी है, सेम डायमेंशंस, सबका आकार एक जैसा हो। स्क्वायर हमको पता है साइड इनटू साइड होता है एरिया, और स्क्वायर में दोनों साइड बराबर होंगी टाइल। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल, और कम से कम टाइल का प्रयोग करना है। तो सीधी बात है, 2 कंडीशंस है यहाँ पे, टाइल का प्रयोग कम से कम। तो अगर कम से कम टाइल लगाने तो टाइल बड़ी बड़ी लगानी पड़ेगी भाई, अगर टाइल में छोटी लगाऊंगा तो बहुत सारी टाइल लगेंगी। तो कम से कम टाइल संख्या में तभी लगेंगी जब टाइल का साइज बड़े से बड़ा हो, और बड़े से बड़ा साइज हमको चुनना इस प्रकार से है कि टाइल कटे ना, पूरी होल नंबर्स में आ जाए। तो मान लो ये मैंने एक टाइल ले ली जिसका साइज है x, तो लेट साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इक्वल टू x। तो मेरे को x एक ऐसा नंबर होना चाहिए सेंटीमीटर में जो ये जो 1872 इसका फैक्टर हो। भाई 1872 का फैक्टर होगा ना तो एग्जैक्ट फिक्स नंबर ऑफ टाइल्स लग जाएंगी। अब जैसे मान लो मेरे को लगाना है ये 10 मीटर, तो 10 मीटर में से मान लो मैंने यहाँ ले लिया 2 मीटर का टाइल, तो 2 2 2 2 2 के 5 टाइल लग जाएगी, 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन मैं 1.5 मीटर का नहीं ले सकता टाइल, क्योंकि 1.5 का लूंगा तो 10 मीटर में पूरा मामला बनेगा नहीं, समझ आएगा। तो मुझे एक्स टाइल का जो साइज है, एक ऐसी संख्या चुननी है जो कि फैक्टर हो किसका, लेंथ का, और ब्रेड्थ के अलॉन्ग भी वही साइड है। तो यहाँ पे भी फिक्स नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल कटनी नहीं चाहिए। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल शुड लाई अलोंग द लेंथ अलोंग द ब्रेड्थ। ये तभी संभव है जब x जो हमारा टाइल का साइज है ना, ये इन दोनों का ही फैक्टर है, और साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमको कम से कम टाइल रखनी है ना। तो टाइल कम से कम तभी आएंगे जब साइज बड़े से बड़ा हो। बड़े से बड़ा साइज मतलब x इज लार्जेस्ट,
तो x हमारा लार्जेस्ट होना चाहिए और इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकलेगा इन दोनों का। समझ में आ गया? तो देखो x हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल, सिंस मिनिमम नंबर ऑफ टाइल शुड बी यूज्ड, टाइल की संख्या कम से कम होनी चाहिए और एग्जैक्ट नंबर में होने चाहिए, तो x शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। x की संख्या बड़ी से बड़ी होगी, x की वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, साइज, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है बिना काटे, तो x की साइज बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और x क्या होना चाहिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1872 और 1320 का। चलिए आगे चलते हैं, दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए मैंने, ईडीएल से भी निकाल सकते हो। 1872 2 से काटा, 2 9 18, 2 36 72, 2 से काटा 468, 2 4 8, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 से काटा तो 234 हाफ हो जाएगा, 2 से काटा 117 हाफ हो जाएगा, 3 से काटा 39, 3 13 जा, तो यह 1 2 3 4, 2⁴ into 3 का स्क्वायर into 13, 2⁴ 3 का स्क्वायर 13, 13 20, 2 से काटा 660, 2 से काटा 330, 2 से काटा 165, 3 से काटा 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 और ये 5 11 जा, तो ये आया 2 का क्यूब 3 5 11, 2 का क्यूब 3 5 11, दोनों के फैक्टर्स आ गए। HCF निकालना है, HCF होता है कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे पहले, तो बच्चों दोनों में कॉमन सिर्फ 2 और 3 है, देखो 2 इधर भी है 3 भी है और ये तीनों कॉमन नहीं है, छोड़ दो इसको, 2 और 3 लिख दिया। और हाईएस्ट का मतलब उल्टा, लोवेस्ट पावर लगानी है कॉमन फैक्टर्स की, तो इधर 2 और 2 की छोटी पावर 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया, 3 की छोटी पावर 1 है, यहाँ देखो 1 लगा दिया, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 8 3 24 आ गया हमारा HCF, और यही हमारा जो स्क्वायर टाइल है उसका साइड भी है, तो देयरफॉर साइज ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों मान लेंगे ये जो आपके स्क्रीन पे येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा पोर्च है रेक्टेंगुलर, ठीक है, और ये बगल में जो दिख रहा है आपको आर की क्लासेस लिखा हुआ है, ये हमारा टाइल है, स्क्वायर टाइल। तो मुझे बताओ, सपोज इस पूरे का एरिया 100 है और एक टाइल का एरिया 2 है सपोज, तो एक टाइल लगाई 2 2 2 2 2, कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा 100 कवर करने के लिए, तो 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, मतलब पूरे पोर्च का एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया, तुमको पता लग जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं। तो इस केस में अगर मान लो ये 100 है एरिया, इसका 2 है, तो 100 को 2 से डिवाइड करें 50 टाइल लगेंगे, आ गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द पोर्च, पोर्च का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल, प्रत्येक टाइल का एरिया, पोर्च का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया, और ईच टाइल, टाइल हमारी स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड, और सब कुछ सेंटीमीटर में, लेंथ और ब्रेड्थ देखो 1872 into 1320 और साइड हमारी 24 into 24। बच्चों 12 से काट रहा हूं ऊपर नीचे दोनों को, 12 से इसको काटा 2 जा, इसको 12 से काटा 12 1 जा 12, 6 बचा 67, 12 5 जा 60, 7 बचा 72, 12 6 जा 72, क्लियर है। चलिए इन दोनों को 12 से काट लेते हैं, 12 2 जाओगे नीचे, ऊपर 12 1 जा 12, 1 बचेगा, तो फिर 12 बचा, तो 12 1 जा 12, आगे 0, दोनों को 2 से काट लेते हैं, तो ये होगा 2 7 जा तो 14, 1 बचा, 2 8 जा 16 और 2 110 का आधा 55, 55 को 78 से इंटू करना बच्चों 4290 आएगा। इतनी टाइल लगेंगी पोर्च के अंदर, समझ में आ गया। ये बड़े से बड़े आकार है टाइल का 24 सेंटीमीटर, इससे बड़ी टाइल लगी तो फिर कटेगा मामला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बच्चों में पहले डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन वेट, मैंने बताया आपको 1 से लेकर के 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे और अभी डिस्कस कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो ये बोर्ड वाली स्लाइड पे डिस्कस होंगे। चलिए छोटे छोटे हैं, सिंपल इजी से बिल्कुल, आप करोगे तो अपने आप ही आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज, 196 के जो प्राइम फैक्टर्स है पहले तो निकाल लेते हैं। तो 196 2 से किया तो ये प्राइम नंबर से लिखना है, 2 से किया 98 जा 2 9 जा 18, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16, 2 से किया 49, 2 4 जा 8 होता है, 1 बचेगा इधर 18, 2 9 जा होगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, सीधा 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा, ठीक। तो देखो ये 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आएगा। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ पावर्स, पावर्स का जोड़ निकालो प्राइम फैक्टर्स का, तो ये है प्राइम फैक्टर्स और इसकी पावर्स का सम देखो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो लिख देंगे सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 + 2 4, कहां है 4, ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, टिक लगा देंगे। सॉल्यूशन पूरा दिखाना है, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड चेक किया जा रहा है कि एचसीएफ निकालना आता है कि नहीं आता। एक m एक नंबर है, n एक नंबर, ठीक है, और इनके फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो m है p इंटू क्यू का क्यूब, ये है p क्यूब इंटू क्यू का स्क्वायर, और p और q हमारे प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इसके जैसे, ठीक है, दो नंबर्स का m और n का। तो कह रहा है कि इसका एचसीएफ बता दो क्या होगा, तो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ m एंड n, वेयर
पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। तो एचसीएफ, चलिए मैंने ये दोनों हमको दिख रहे हैं सीधे, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने एचसीएफ इक्वल टू, चलो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो मतलब कॉमन देखो दोनों में पी भी दिख रहा है और क्यू भी दिख रहा है, तो मैंने पी और क्यू दोनों लिख दिया। और एच हाईएस्ट, तो उल्टा लोवेस्ट पावर लेनी, तो पी की कम से कम पावर इधर 1 है और इधर 3 है तो 1 लगा दिया, और क्यू की कम से कम पावर इधर 3 है और इधर 2 है तो 2 लगा दिया। तो ये हो गया पी रेज़ टू 1 मतलब पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर कहाँ है देखो, ये बी में है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ गया। एचसीएफ समझ में आ गया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, सेम तरीका है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे फिर एचसीएफ। तो 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 5 19 जा होता है, 19 5 जा 95 दोनों प्राइम नंबर्स है। और 152 का आप निकाल लेंगे तो 19 8 जा होगा, और 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 19। आपको टेबल आएंगे तो फटाफट कर पाओगे। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, तो देखो 5 दोनों में नहीं है नहीं लिखना, 2 दोनों में नहीं है नहीं लिखना, 19 दोनों में लिख दिया। और हाई एच हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट, तो कम से कम पावर 1 ही तो है दोनों जगह, तो 1 लगा देंगे, मतलब 19:1 मतलब 19 ही आ गया। एचसीएफ हमारा 19 आ गया, ऑप्शन हमारा बी आ गया। क्लियर है थर्ड। चलिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों, कोई भी दो नंबर्स होते हैं ना उनका इनटू और उनके एचसीएफ और एलसीएम का इनटू बराबर आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 30, पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। प्रोडक्ट है 1080, एचसीएफ 30, एलसीएम नहीं पता, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू 1080 अपॉन 30, 0 0 कट गया, 108 को 3 से काटेंगे तो 36 आता है, क्योंकि 3 3 जा होता है 9, 1 बचेगा 18, 3 6 18, 36 कहाँ है, ऑप्शन सी, ये पढ़ा। क्लियर है, ये चौथा क्वेश्चन था। चलिए पांचवा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना। हम पढ़ चुके हैं डेसिमल एक्सपेंशन, तो सबसे पहला मैंने बताया था, ये तो बाद में पढ़ लेंगे। एक कह रहा है टर्मिनेटिंग है, एक कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो बच्चों ये अपॉन में लिखा हुआ तो ये फर्स्ट दो में से कोई आएगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक साथ नहीं हो सकता, खत्म हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, ये तो गलत है। और नॉट ए रेशनल नंबर, ये भी गलत है, अपॉन में लिखा है तो रेशनल नंबर तो है, तो लास्ट के दो तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो टर्मिनेटिंग होगा, ये रेशनल नंबर है, या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कौन सा होगा देख लेते हैं। तो मैंने 3 स्टेप बताए थे। पी अपॉन क्यू का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, नीचे का निकाल रखा, ऊपर का नहीं निकाला। चलो 441 होता है बच्चों 21 का स्क्वायर, और 21 होता है 7 3 सा, तो 7 into 3, 7 into 3 दो बार आएगा, तो 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये रहा। ठीक, अब अगला इसको कोप्राइम बनाना होता है बच्चों, कोप्राइम बनाना नहीं बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। अच्छा कोप्राइम बनाएंगे तो देखो 7 का स्क्वायर इधर भी इधर भी काट देंगे, ऊपर सिर्फ 3 का स्क्वायर बचेगा, नीचे 2 स्क्वायर और 5⁻7 बचेगा। तो अब देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या बचा, 2⁻2 5⁻7, यही तो बचा। तो ये 2⁻m और 5⁻n के रूप में हो गया। तो अगर ये 2⁻m और 5⁻n के रूप में होता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, समझ में आ गया। और अगर ये नहीं होता इस फॉर्म में, कुछ और भी आ जाता, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। तो बच्चों देखो शुरू में 7 दिया इन्होंने, बट वो कट जाएगा ऊपर वाले से, तो इसको देखते ही मत लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये कट जाएगा कोप्राइम बनाने पर, तो सिर्फ 2 और 5 ही बचेगा। तो 2⁻m 5⁻n के रूप में होगा, तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा आना चाहिए ऑप्शन ए। समझ में आ गया। इसमें 6 7 8 9 अगले 4 है। In the decimal expansion of rational number 43/2 का स्क्वायर into 5 का क्यूब, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल विल एंड, बोलता है डेसिमल कितने डिजिट के बाद खत्म होगा। तो काम करते हैं, ये पक्का ये तो बता रहा है कि खत्म हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है और दिख भी रहा है हमको 43 प्राइम नंबर है और ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल को बिना डिवाइड करके कैसे निकालते हैं, आपको एग्जांपल्स में समझाया था, वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का 2.4 का, 43/2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 5 का क्यूब। मैंने बताया था नीचे 2 और 5 की संख्या सेम करनी है, तो देखो यहाँ 5 तो 3 बार है, तो 2 भी 3 बार करने, तो 1 की कमी है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 एंड 2, ऊपर 2 और 2 नीचे, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2/2 से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर तो इंटू कर लेंगे 43 इंटू 2 जो कि 86 हो जाएगा। नीचे देखो एक 2 ये रहा, 2 बार ये रहा, तो 2 का क्यूब हो गया, तो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, और इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे 2 इंटू 5 का होल क्यूब, और 2 5 10 का होल क्यूब, ऊपर 86 आ ही गया था, 43 2 जा गया, 86 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 3 का पॉइंट लगेगा 0.086। तो मुझे बताओ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आए, 3, तो हम लिख पाएंगे कि डेसिमल एंड्स आफ्टर 3 डिजिट। समझ में आ गया, द डेसिमल विल एंड आफ्टर, तो पॉइंट के आगे डेसिमल, डेसिमल ये रहा, उसके आगे कितने डिजिट के बाद में खत्म हो रहा है आंसर, तो 3 डिजिट के आगे। बच्चों ऑप्शन सी, मैंने ऑप्शन चारों लिखे नहीं है, आप लगा लेना, थर्ड वाला ऑप्शन है 3 डिजिट्स, ठीक है। द लोवेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाई, ये कह रहा है कि वो छोटे से छोटा कौन सी संख्या होगी जिसको रूट 27 से इंटू कर दे तो नेचुरल नंबर बन जाए। अब बच्चों ये इर्रेशनल नंबर है, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इर्रेशनल है, तो इसको नेचुरल बनाना मतलब इसको बाहर निकालना है रूट के, तो किससे इंटू करें। अच्छा रूट 27 बच्चों 3 का क्यूब है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जोड़ा बाहर आ गया 3 रूट 3, अभी भी देखो रूट में फंसा हुआ है,
3 इंटू 3 इरेशनल नंबर हो गया, मुझे इसको क्या करना है, नेचुरल नंबर बनाना है, तो रूट से बाहर निकालना है। तो सीधी बात है, ये 3 क्यों नहीं निकला, ये इसलिए नहीं निकला क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पाया, मतलब एक रूट 3 की और कमी है, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, इसको रूट 3 से और इंटू कर दिया जाए टू मेक इट ए नेचुरल नंबर। तो देखो 3 रूट 3 पहले से था, रूट 3 से इंटू कर दें तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, तो एक 3 ये रहा बाहर और रूट 3 रूट 3 3 और 3 3 9 नेचुरल नंबर आ गया ना। तो हमने किससे इंटू करना पड़ा इसको, इसको इंटू करना पड़ा रूट 3 से, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा रूट 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। रूट 27 को किससे इंटू किया जाए कि वो क्या बन जाए, वो नेचुरल नंबर बन जाए, तो रूट 3 से इंटू करने पर सब कुछ रूट से बाहर आ गया, नेचुरल नंबर बन गया 9। ठीक है, ऑप्शन बी। बच्चों कोई भी दो नंबर होते हैं ना अलग अलग, कोई भी दो नंबर अलग अलग, तो जब हम उनका एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ जो होता है ना, जो एचसीएफ है वो हमेशा छोटा आता है, एलसीएम हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है, क्योंकि ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। तो दो संख्याएं अलग अलग संख्याएं छोटी बड़ी, उनका एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है। और एचसीएफ इसे फैक्टर ऑफ एलसीएम में पहले बताया था आपको वीडियो में, ठीक है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम बराबर आ जाए, हो सकता है, ये तभी संभव है जब दोनों संख्याएं बराबर हो। समझ में आ गया। अब मान लेते हैं दो नंबर सपोज 5 और 5 है, तो उनका एचसीएफ निकालेंगे ना, तो भाई इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 और 5 आएगा, 5:1 5:1, तो मुझे तो कॉमन फैक्टर 5 ही हुआ, एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और दोनों तरफ 5 है और एलसीएम निकाले तो एलसीएम में जितने प्रकार के फैक्टर्स है उसको एक एक बार लिखना पड़ेगा, तो हमने 5 लिख दिया, और बड़ी से बड़ी पावर भी तो एक ही है, तो एलसीएम भी क्या आएगा 5। तो अगर दो हम सेम नंबर ले लेते हैं ना, तो एचसीएफ और एलसीएम बराबर आता है, और अगर अलग अलग ले लेंगे तो हमेशा एचसीएफ छोटा आएगा, एलसीएम बड़ा आएगा। तो कह रहा है इफ एचसीएफ एलसीएम बराबर है दो नंबर्स के लिए, तो नंबर कैसे होने चाहिए, कंपोजिट नहीं, प्राइम नहीं, को प्राइम नहीं, इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल लेके देख लेना, कोई भी दो नंबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी थोड़ी देर पहले किया था, वही प्रॉपर्टी है कि दो नंबर हैं, दोनों नंबर का इंटू कर दो, उनके एचसीएफ एलसीएम को इंटू कर दो, बराबर आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में दिया है एलसीएम ऑफ ए एंड 18, वहां भाषा में दिया था, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कर लिया, एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए और 18 दो नंबर है, ए और 18, इनका एलसीएम 36 है और उन्हीं दोनों का एचसीएफ 2 है, तो पूछ रहा है ए क्या होगा। तो दो नंबर कौन से हैं, ए और 18, तो हम लिख देंगे प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। तो दो नंबर हमारे एक तो ए और एक 18 है, तो ए इंटू 18, ये तो दो नंबर हो गए बराबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 2 है, एलसीएम 36, तो 2 इंटू 36, 18 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 36 अपॉन 18, 18 2 जा कटेगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन, तो ए की वैल्यू आई 4, ये बच्चों ऑप्शन डी में, ए की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आया 4। क्लियर है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपकी लास्ट स्लाइड है शायद, या इसके साथ एक और आ जाएगा शायद। 14 ऑनवर्ड्स हमने किया था, 13th एक और स्लाइड आएगी, ठीक है ना, 10 11 12 इसमें, तो लगातार 12 तक ये होगा, यहाँ पे 13th एक और आ जाएगा। n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो पूछ रहा है कि ये जो है ना 6n माइनस 5n, इनको अगर हम घटा देंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा, यूनिट्स मतलब लास्ट का डिजिट। तो कोई भी नंबर होता है बड़ा सारा, तो उसमें आखिरी जो डिजिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स मतलब 1 10 100 1000 करते हैं ना राइट साइड से, तो लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इसको देखो ऐसे समझते हैं, भाई 6 की पावर n लगाइए, और n हमारा नेचुरल नंबर, तो एक कम करते हैं, सारे नेचुरल नंबर ट्राई करते हैं। 6 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। 6 की पावर 1 मतलब 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 का क्यूब। अब बच्चों 36 को मैं और 6 से इंटू करूंगा ना, तो ये 216 आता है, तो देखो फिर 6 आया लास्ट में, फिर मैं 6/4 निकालूंगा, तो यहाँ में देखो एक और 6 से इंटू करूंगा इसको, तो 6 6 जा 36, फिर 6 से एंड होगा, मतलब क्या हो रहा है देखो, मैं 6 की कोई भी पावर निकालूं, अब मैं 6/5 निकालूंगा तो एक और 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो 6 6 जा 36, फिर 6 से एंड होगा। कहने का मतलब है 6 का कोई भी पावर निकाल लो, हमेशा आखिरी डिजिट 6 आने वाला है। तो देखो मैंने क्या लिखा, देयरफॉर यूनिट्स डिजिट इन 6/n, 6 की पावर n लगा दूं मैं कुछ भी, तो यूनिट्स डिजिट आखिरी डिजिट हमेशा 6 होगा, आखिरी डिजिट 6 होगा। चलो उसके बाद 5 में देखते हैं, 5 का 1 2 3 4 मैंने पावर लगा दी n, कुछ भी हो सकती है, 1 लगाया 5, 2 लगाया 5 का स्क्वायर 25, 3 लगाया 125, 25 को 5 से इंटू किया, 4 लगाया 125 को 5 से किया तो 625 आ जाएगा, तो यहाँ पाएंगे हम 5 से एंड होगा, दोबारा एक और 5/5 करूंगा तो फिर 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5 5 25, फिर 5 से एंड होगा, मतलब 5 का कोई भी पावर 5 से ही खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यूनिट्स प्लेस पर डिजिट 5 आएगा, तो यूनिट्स डिजिट इन 5/n ऑलवेज 5 आएगा। तो कह रहा है जो इसका यूनिट्स डिजिट है वो और इसका ही वो, तो अब मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिख दूंगा खूब बड़ा सारा, और यहाँ पे लिख दूंगा इसका जो भी आंसर है बड़ा सारा n, तो मान लो ये 50 50 है,
तो इसमें खूब सारा बड़ा सारा नंबर आएगा तो आखिरी इसका क्या आएगा 6 और इसका आखिरी क्या आएगा 5। जब घटाएंगे तो 6 में से 5 जाए तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा डिफरेंस आखिरी डिजिट्स का। तो कह रहा है जो भी आंसर आएगा उसको यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होगा ये 1 ही होगा अंतर। समझ में आ गया भाई। इसका जो भी जवाब होगा बड़ा सारा नंबर उसके एंड में आएगा 6, नीचे 5n के एंड में आएगा 5 और जब घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा नीचे। तो यूनिट्स डिजिट जो होगा वो 1 ही आएगा डिफरेंस का। ये ऑप्शन ए है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आ चुका है। इफ p अपॉन q रेशनल नंबर है और हमको पता है q नॉट इक्वल टू 0 विद टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल टर्मिनेटिंग है कह रहा है, तो बताओ q की कंडीशन क्या है। तो हम देख चुके हैं यदि डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2m और 5n के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ गया। तो फॉर p by q to have a terminating decimal, prime factorization of q is of the form 2m into 5n where m and n are non-negative integers। non-negative मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता तो यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाता। ठीक, चलिए ये बच्चों रूट में कुछ चीजें दी हुई है अपॉन में, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। तो रूट के अंदर सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, नीचे तो ठीक है प्राइम नंबर है 45 और 20 कंपोजिट है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के हम तोड़ देंगे, इसको जो बाहर निकल पाएगा जोड़े में निकाल लेंगे और चेक करो कि रैशनल है कि इरेशनल है। तो रैशनल का मतलब है सब कुछ रूट से बाहर आ जाए, अपॉन में आ जाए, कैसा भी तो रैशनल। और अगर रूट बचा रहता है तो इरेशनल, तो देख लेंगे। चलिए 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 2 रूट 5, नीचे छेड़ना नहीं है। अच्छा 45 को ले सकता हूं मैं बाहर, 2 ऐसा कैसा 45 को ले सकता हूँ 9 5 जा और 3 और रूट में 20 को ले सकता हूँ 4 5 जा। अच्छा रूट 9 होता है 3 3 जा तो बाहर 3 आ जाएगा, तो देखो 2 के साथ मैंने 3 लगा दिया बाहर। रूट 5 ऐसा कैसा, ये 4 होता है 2 2 जा तो बाहर आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 बाहर, रूट 5 ऐसा कैसा, नीचे छेड़ा नहीं। 3 2 जा 6 रूट 5 प्लस ये भी 6 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। अच्छा 6 बार रूट 5 प्लस और 6 बार रूट 5 तो होगा 12 बार रूट 5, 12 बार रूट 5 और नीचे 2 बार रूट 5, रूट 5 कट गया, 2 6 कट गया तो 6 आ गया। ये तो सीधा क्या है रेशनल नंबर ही तो है, अपॉन 1 लगा सकते हैं। सो इट इज ए रेशनल नंबर। अगर रूट बच जाता नहीं निकल पाता तो इरेशनल होता, फिलहाल ये रेशनल नंबर है, क्लियर है। तो दिखने में खूब सारे रूट दिख रहे हैं लेकिन सब हट गए, तो ये रेशनल नंबर। बच्चों लास्ट स्लाइड 30th और एक और 17th क्वेश्चन और रह गया था आपका, ये एक्सरसाइज में हम ऐसा कर चुके हैं। प्रूव दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज एनी इंटीजर। चलिए कोई भी x एक इंटीजर हम मान लेते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। x हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर और जो भी q के साथ दिख रहा है वो डिवीजर मान लेते हैं, तो डिवीजर हमारा 4 आ गया। तो कह रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है हमारा x, उसको 4 से डिवाइड करें हम, क्वोशिएंट q आएगा, रिमाइंडर r आएगा। हमको पता है बच्चों, मैंने बताया था इवन नंबर से डिविजिबिलिटी के दो मैंने तरीके बताए थे, दो चीज बताई थी कि किसी भी इवन नंबर से मैं अगर इवन नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर या तो 0 या इवन, लेकिन ऑड को डिवाइड करूं तो ऑड ही आता है। ठीक, चलिए तो 4 और x में ईडीएल लगाना है, 4 और x में क्या करना है ईडीएल लगाना है। तो अप्लाइंग ईडीएल टू x एंड डिविजर 4, q के साथ जो दिख रहा है वो डिविजर है, तो बताओ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4q प्लस r, ये क्लियर है। एंड r की जो रेंज है मैंने बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर या बड़ी लेकिन 4 से छोटी छोटी होनी चाहिए। तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, 4 से पहले रुक जाएंगे, तो 0 1 2 3 होनी चाहिए r, लेकिन इनमें से सारी संभव नहीं है क्यों, क्योंकि x हमारा ऑड है। तो अगर x ऑड है तो नीचे ऑड ही बचेगा रिमाइंडर, तो इसमें से ऑड कौन से 1 और 3, क्या लिख देंगे, बट सिंस x इज ऑड तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 1 एंड 3 ओनली, ये भी ऑड ही होने चाहिए। समझ में आ गया, क्योंकि x ऑड है तो रिमाइंडर भी ऑड ही बचेगा, इवन के साथ इवन या 0 बचेगा, तो सिर्फ रिमाइंडर 1 और 3 भरना है इस 1 वाली में। तो एक बार इक्वेशन नंबर 1 में रिमाइंडर 1 भरेंगे, एक बार 3, तो 1 भरेंगे, देखो पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 4q प्लस r के स्थान पे 1, तो 4q प्लस 1 आ गया, तो देखो ये लाना था हमको। और दूसरा एक बार r की जगह 3 भर देंगे क्योंकि रिमाइंडर ऑड ही आने वाला है। ठीक, तो x इक्वल टू 4q प्लस 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये दोनों हमारे आगे फॉर्म, यदि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऑड में सिर्फ ये दो ही रिमाइंडर संभव है, ऑड ही नंबर बचेगा, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा अगर इवन आ जाता तो यहाँ पे आ जाता बच्चों, या तो 0 आता या 2 आता, तो या तो 4q प्लस 0 मतलब 4q या 4q प्लस 2 आता, इवन होता, सेम प्रोसीजर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों लास्ट, HCF ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का HCF ये 9 है, तो पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। हमको पता है प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू एलसीएम। HCF है 9, एलसीएम पता नहीं, दोनों नंबर से रहे, 9 नीचे आ जाएगा, दोनों से कटता है क्योंकि देखो इनको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 के टेल में आता है, इनको जोड़ेंगे 7 और 5 12 और 6 18, इसको काट लेते हैं, थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, 309, 9 7 जा कटेगा 63, 2 बच गया यहाँ पे 27, 9 3 जा 27, और इनको इंटू करेंगे बच्चों
8222338 आता है, जो कि हमारा आ गया एलसीएम। समझ में आ गया? तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 प्लस चैप्टर 2 ये पूरा का पूरा खत्म होता है। हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से सारा चैप्टर समझ के आप अच्छे से क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारा नोटबुक में नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे।